बकेट की सफर। चिल्लमपुर नाम का गांव था। गांव में रहती थी वंदना। वंदना की नई नई शादी हुई थी, फिर भी वंदना खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी सास एक झगड़ालू और तानेबाज औरत थी। वंदना का पति सुबह सुबह काम पर चला जाता और सास शुरू हो जाती। सोचा था बेटे की शादी करूंगी तो घर सामान से भर जाएगा। तेरे मायके वालों ने बस एक बकेट थमा दी और तू भी बकेट हिलाती चली आई। जी तो करता है उस बकेट के टुकड़े टुकड़े कर दूं। माँ जी, बकेट को कुछ ना करो, मेरी दादी की आखिरी निशानी है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। वंदना मायके से दादी की एक बकेट लेकर आई थी। दादी की आखिरी निशानी समझकर बकेट का अच्छे से ख्याल रखती थी। ठीक है, जा कपड़े धोकर आ। वंदना बकेट में कपड़े रखकर निकल पड़ी और नदी किनारे आकर रोने लगी। रोज वंदना नदी के किनारे आकर मन हल्का करती थी और कपड़े धोकर घर निकलती थी। उस दिन भी वंदना नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। शादी करके मैं तो पूरी तरह फंस गई। पढ़ाई लिखाई में तेज थी, सोचा था शादी ना होती तो अफसर बन जाती, जिंदगी के मजे लेती। माँ बाबूजी ने ससुराल नहीं नरक भेजा है मुझे। दादी जिंदा होती तो ये सब ना होता। वंदना फूट फूट कर रोने लगी और कुछ पल बाद वो शांत हो गई। अब रोने से क्या फायदा, कपड़े भी तो रगड़ने हैं, देर हुई तो सांस की सांस अटक जाएगी। वंदना ने बकेट हाथ में ली और पानी में डुबोने ही वाली थी कि उसके हाथ से बकेट फिसल गई और पानी के साथ साथ तैरते हुए जाने लगी। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? मेरी बकेट! मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वंदना बकेट की तरफ असहाय होकर देखती रही कि अचानक नदी के बीचों बीच जाकर बकेट थम गई और वंदना खुश हो गई। अरे, ये तो अपने आप रुक गई। ए बकेटिया, प्यारी प्यारी बकेटिया, आजा, आ मेरे पास। वंदना बकेट को बुला रही थी, लेकिन बकेट हिली नहीं, वहीं की वहीं खड़ी रही और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ये देखकर वंदना की बोलती ही बंद हो गई। बकेट बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते जैसे जहाज बन गई। चमत्कार देखकर वंदना के होश उड़ गए थे। तभी बकेट से एक सीढ़ी वंदना की तरफ आई और उसके पैरों के पास आकर रुक गई। बकेट मुझे बुला रही है। दादी, ये क्या करिश्मा है? हाय दैया, क्या करूं? वंदना काफी डरी हुई थी। तभी उसे ख्याल आया, बकेट दादी की है और दादी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे बकेट के अंदर जाना चाहिए। ऐसा कहकर वंदना बकेट की सीढ़ियां चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि अचानक उसका हाथ किसी ने थाम लिया। वंदना ने देखा एक हैंडसम युवक ने उसे संभाला था। घबराइए नहीं, मैं आपका दास हूँ। चलिए, आपको अंदर ले चलता हूँ। वंदना युवक के साथ बकेट के अंदर आई तो अंदर का माहौल देखकर हर्षित हो उठी। माहौल किसी 5 स्टार होटल से कम न था। दास दासियां सिर झुकाकर उसके स्वागत में खड़े थे। ये आपके दादी की बकेट है। दादी बकेट में बैठकर पूरी दुनिया घूमती थी। दादी के बाद आप ही हमारी मालकिन हो। हम आपको बकेट की सफर करवाते हैं। फिर क्या, बकेट जहाज की तरह पानी में चलने लगी और चलते चलते विशाल समंदर में आ पहुंची। वंदना बकेट यात्रा के मजे ले रही थी, आराम से खा पी रही थी। बकेट को नदी की तरफ घुमाया गया।
वंदना सीढ़ियों से उतरकर किनारे पर आई और चमत्कार हो गया। बकेट फिर से छोटी हो गई और तैरते तैरते वंदना की तरफ आई तो वंदना ने बकेट उठाकर उसे सीने से लगा लिया। फिर क्या था, कपड़े धोने के बहाने वंदना रोज नदी पर आती और बकेट में बैठकर दूर दूर तक सफर करती और किनारे पर आकर बकेट उठाकर घर चली जाती। एक दिन वंदना की पड़ोसन वंदना के पास आकर बोली, मेरी बकेट टूट गई है, कपड़े धोने हैं, तुम्हारी बकेट देना तो। सुनकर वंदना डर गई और पड़ोसन से कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अपनी बकेट नहीं दूंगी। ये सुनकर वंदना की सास बोली, अरे बकेट ही तो मांग रही है, तेरे बकेट को क्या हीरे मोती जड़े हैं, दे दे। कहा ना, मैं अपनी बकेट नहीं दूंगी। ये सुनकर सास को गुस्सा आया, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देगी। सास वंदना को पीटने लगी। दिन भर सास बेरहमी से उसे पीटती रही, फिर भी वंदना ने अपनी बकेट नहीं दी। रात का वक्त था। वंदना बकेट लेकर नदी किनारे रो रही थी। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। उसने बकेट पानी में डाली और बकेट बढ़कर जहाज बन गई। वंदना सीढ़ियाँ चढ़कर बकेट में आई तो युवक बोला, बोलिए, कहाँ जाना है? इस गांव से बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। वंदना का आदेश सुनते ही बकेट पानी में तैरने लगी और बकेट के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वंदना दूर चली गई। सूखनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव था। सारा गांव खेती करता था, लेकिन 2 साल से गांव में बारिश ही नहीं हुई। नदी, नाले और कुएं सूख गए। किसान परेशान हो गया। सूखे की वजह से सूखनपुर में न पीने को पानी बचा, न करने को काम। फिर गांव के युवा गांव छोड़कर शहर भागने लगे। गांव में गोलू नाम का एक युवक रहता था। एक शाम गोलू अपने दोस्त रंगीला से बातें कर रहा था। भाई गोलू, सारा गांव शहर चला गया, मैं भी कल जा रहा हूँ, तू आएगा? डरपोक है पूरा गांव, बारिश क्या रुकी, गांव शहर भाग गया, पर मैं नहीं भागूंगा। और खाएगा क्या? बरसात के साथ साथ खेती का काम भी रुका है, और तेरे तेवर तो ऐसे हैं जैसे तेरे घर बादलों का कारखाना है। बादलों का कारखाना आइडिया बुरा नहीं है। फिर क्या था, गोलू ने बादलों का कारखाना खोलने की ठान ली। गोलू सूखे खेतों में जाकर बादलों का ऑब्जर्वेशन करने लगा। आसमान में खाली बादल इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर गोलू सोचने लगा, अगर ये बादल इधर उधर भाग सकते हैं तो इन्हें खींचा भी तो जा सकता है। फिर क्या था, गोलू एक लंबी हुक वाली रस्सी लेकर बाइक पर बैठ गया और धरणपुर गांव की तरफ निकला। धरणपुर गांव में सबसे ज्यादा बरसात होती थी। गोलू धरणपुर के एक सुनसान खेत में पहुंचा। गोलू ने आसमान में देखा तो बरसात से भरे बादल ही बादल थे। अब मैं इस हुक वाली रस्सी के जरिए ये बादल खींचकर अपने गांव ले जाऊंगा। गोलू ने रस्सी गोल गोल घुमाई और फिर ताकत से बादलों की तरफ फेंकी। रस्सी जमीन से ऊपर उठी और हवा को चीरते हुए हुक बादलों में जा अटका। चलो बादल, मेरे साथ मेरे गांव चलो। गोलू ने रस्सी बाइक के पीछे अटका दी। जैसे जैसे गोलू आगे बढ़ने लगा, रस्सी में बंधा बादल उसके पीछे पीछे आने लगा। गोलू ने तेज बाइक अपने खेत में आकर रोक दी तो बादल भी उसके खेत में मौजूद था। गोलू ने बाइक से रस्सी खोली और खेत में एक खम्बे को बांध दी ताकि बादल भाग न जाए। ये हुई ना बात, कारखाने में पहला बादल हाजिर है। फिर क्या था, गोलू रोज बाइक को लेकर धरणपुर गांव जाता, रस्सी में बादल अटकाकर रस्सी बाइक से बांध देता और बाइक से बादल खींचते हुए अपने खेत में लाकर खम्बे से बांध देता। इस प्रकार
धरणपुर गांव के सारे बरसाती बादल गोलू ने अपने खेत के खम्भे से बांध दिए और बादलों का कारखाना तैयार हो गया। फिर गोलू गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया और कुछ लोग पंडित जी के साथ बैठकर बरसात का हल निकाल रहे थे। महायज्ञ करना होगा, देवताओं को प्रसन्न करना होगा, बहुत सारा खर्चा करना होगा, तब कहीं जाकर बरसात होगी। पंडित की बात सुनकर गोलू बोला, यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, मैं बारिश करवा सकता हूँ, बस मेरी एक शर्त है। गोलू की बात सुनकर पंडित बोला, ये मूर्ख बच्चा गांव में क्या कर रहा है, शहर नहीं गया? गोलू, तुम रंगीला के साथ शहर क्यों नहीं गए? यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तुम शहर जाओ। मैं शहर नहीं जाऊंगा, बल्कि जो शहर भागे हैं उन्हें वापस गांव लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बादलों का कारखाना है, मैं बरसात करवा सकता हूँ। गोलू की बात सुनकर मुखिया के साथ साथ सारे लोग चकित हो गए। कहाँ है कारखाना? चलो मेरे साथ। गोलू मुखिया और बाकी लोगों को लेकर अपने खेत आया और खेत आते ही मुखिया बोला, कहाँ है बादलों का कारखाना? ऊपर आसमान में देखो। लोगों ने आसमान में देखा तो आसमान में ढेर सारे बरसाती बादल तैर रहे थे, जो रस्सी के जरिए खम्भे से बंधे हुए थे। इतने सारे बादल, इतनी सारी रस्सियां, ये सब क्या है गोलू? आप आम खाओ, गुठली ना गिनो, बोलो बरसात चाहते हो? ये कैसा सवाल हुआ? बिल्कुल चाहते हैं। मैं बरसात करवा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर मैंने बरसात कर दिखाई तो आपको मेरी शादी अपनी बेटी से करनी होगी। गोलू की शर्त सुनकर मुखिया के साथ साथ सारा गांव हैरान रह गया, लेकिन मुखिया भी भला आदमी था। ठीक है, पहले बरसात फिर शादी। मैं तैयार हूँ। आप सब लोग खम्बे से एक रस्सी खोलो और बादलों को अपने अपने खेत में ले जाओ। लोग खम्बे की रस्सी खोलकर बादलों को खींचते हुए अपने खेत में ले गए। सारे बादल खेत पहुँचे तो गोलू चिल्लाया, अब जोर जोर से रस्सी को झटक दो और बादल हिलाओ। लोग रस्सी को झटके देकर बादल हिलाने लगे तो चमत्कार हो गया। बरसाती बादल फटने लगे और तेज बरसात होने लगी। बरसात होते देख सारा गांव खुश हो गया। बरसात में नाचने लगा, गाने लगा। मुखिया ने तेज बरसात में अपना दामाद बनाने का वादा किया। फिर क्या था, सारा गांव गोलू को कंधे पर उठाकर बरसात में नाचने लगा। इस प्रकार गोलू की वजह से सूखनपुर को पानी मिला और गोलू को मिली सूखनपुर के मुखिया की बेटी।